होली एंजल पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेज में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जैसे कि हम राइटिंग सेक्शन में पिछले वीडियोस में भी हमने कुछ शॉर्ट कंपोजिशन पे कुछ टॉपिक पे चर्चा की, उनको डिस्कस किया। तो उसी शॉर्ट कंपोजिशन में जैसा कि शॉर्ट कंपोजिशन जो कि हमारे RBSc के जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें राइटिंग सेक्शन में दो तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है लॉन्ग कंपोजिशन और एक होता है शॉर्ट कंपोजिशन। तो शॉर्ट कंपोजिशन में जैसा कि 5 पार्ट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, है ना, नोटिस या आर्गूमेंट पे, और जो ये आज हम देख रहे हैं एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। तो ये 5वां पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स कर चुके हैं और आज हमारा जो 5वां पार्ट है वो है शॉर्ट कंपोजिशन पार्ट ई, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन यानी कि आप एक ऐसा इन्विटेशन प्राप्त करते हैं, किसी भी XYZ से कोई ऐसा इन्विटेशन प्राप्त करते हैं जिसमें आपको रिप्लाई करना है। और रिप्लाई आप 2 तरह से, यानी कि अगर आपको वो इन्विटेशन स्वीकार है, आपने अगर वो इन्विटेशन स्वीकार कर लिया है तो एक्सेप्ट में आ जाता है, यानी आप उसको स्वीकार किया, तो आप उसको स्वीकार करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए उनको ये बता रहे हैं कि बिल्कुल आप उस इन्विटेशन जो जिस किसी कार्यक्रम के लिए इन्वाइट किया गया है आप उसको स्वीकार करते हैं और उस कार्यक्रम में आप भागीदार बनेंगे, मतलब उस कार्यक्रम को आप अटेंड करेंगे। तो आप उसको रिप्लाई में वापस ये लिखते हैं कि बिल्कुल ये आपका इन्विटेशन हमें मिला और हम इससे बड़े खुश हैं और आपका ये प्रोग्राम हम जरूर अटेंड करेंगे। और दूसरा जो होता है रिप्लाई वो होता है डिक्लाइनिंग, मतलब आप किसी भी ऐसे कारण से वो प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आप उनको बिल्कुल उस वापस रिप्लाई में उसको नहीं अटेंड करने का कारण बताते हुए आप वो प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाएंगे, ऐसा करके आप उनको वापस रिप्लाई करते हैं। तो इसमें 2 तरह का होता है कि इन्विटेशन जैसे कि आने के बाद उसको एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, यानी कि तो इन्विटेशन आमंत्रण को स्वीकार करना और एक उसको अस्वीकार करना, मतलब मना करना, किसी कारण से मैं उस प्रोग्राम में नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले इस तरह के जो टॉपिक होते हैं जो हमारे सीनियर सेकेंड बोर्ड एग्जाम्स में जो हमारे शॉर्ट कंपोजिशन में हमेशा जो अथवा में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन किया जाता है। जो 5 टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन के, जो 5 टॉपिक हैं उनमें से कभी कभी ये टॉपिक भी साल दर 2 साल या 3 साल में एक बार आ ही जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट 4 मार्क्स का होता है, आप देख सकते हैं ये 4 मार्क्स का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप देखिए कि किस तरह हम बड़ी इजीली इसको कर सकते हैं, बस हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है और इसके फॉर्मेट को बिल्कुल कंसीडर करना है, बिल्कुल समझना है। तो फॉर्मेट अगर हमारा कंसीडर होगा तो हम उसे अच्छे से कर पाएंगे। तो आप देखिए इस टॉपिक जो कि एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हो। देखिए सबसे पहले फॉर्मल रिप्लाईज इन 3rd पर्सन, यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिक्लाइनिंग जो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। अभी हम फॉर्मल जो इसका टॉपिक है, जो फॉर्मल एक्सेप्टिंग, उस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो जो पहला जो पार्ट है फॉर्मल, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल पर हम चर्चा करेंगे। तो जो फॉर्मल रिप्लाई है वो हमेशा 3rd पर्सन में होना चाहिए। आप इसको जब रिप्लाई करें, है ना, चाहे आप मना करो या हाँ या आप स्वीकार करो या मना करो, दोनों ही टाइप में ये 3rd पर्सन रिलेट होना चाहिए, यानी आपका जो रिप्लाई है वो 3rd पर्सन में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, क्लियर राइट टू एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। जब भी आप इस इन्विटेशन जो आपको आमंत्रण मिला है उसको अगर आप स्वीकार कर रहे हैं या मना कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, तो ये दोनों ही कंडीशन आपको स्पष्ट रूप से उसमें लिखनी है। कि बिल्कुल अगर आपको स्वीकार है तो बिल्कुल आप उसको उस तरीके से लिखिए कि हाँ हमें स्वीकार है, और अगर आपको अस्वीकार है तो बिल्कुल अस्वीकार को आपको क्लियर लिखना है, मुझे बिल्कुल मैं इसमें नहीं आ सकता, तो ऐसे आपको क्लियरली लिखना है। जी, तीसरा जो पॉइंट है, लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल और ब्रेविटी, मतलब कि जब भी हम शॉर्ट कंपोजिशन में जो ये टॉपिक है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, तो लैंग्वेज जो है वो एकदम सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। मतलब
शब्दों में आप बहुत कुछ कह जाते हो, ऐसा आपका उसमें टॉपिक कंटेंट होना चाहिए, है ना। और फिर फोर्थ है रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग, कि जब भी आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आप उसको बिल्कुल उस तरीके से डिलाइट होकर स्वीकार करते हैं, प्लेजर होकर स्वीकार करते हैं। लेकिन जब आप उसको मना करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो जब अस्वीकार करने की स्थिति में आपको एक रीजन देना होता है, एक कारण बताना होता है कि आप उस इनविटेशन को क्यों अस्वीकार कर रहे हैं, आप क्यों उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन आपको अवश्य देना होगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ बेसिक बातें हैं। उसके बाद आप देखिए कि फॉर्मल इनविटेशन कुछ टॉपिक पे आता है। कौन कौन से टॉपिक पे आता है? ज्यादातर जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में वो है टॉपिक। अब देखिए बर्थडे, मैरिज, हाउस वार्मिंग। तो आप देखिए मैंने आपके सामने 3 टॉपिक जो उनको हाईलाइट किया है। ये 3 टॉपिक है। पहला है बर्थडे, दूसरा है मैरिज और तीसरा है हाउस वार्मिंग। इन टॉपिक में हमेशा हमें ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशंस आते हैं और फॉर्मल इन्विटेशन के तहत अब जब ये इन्विटेशन फॉर्मल में है तो फॉर्मल से जुड़ी हुई कुछ बातें अलग से हमें देखनी पड़ती है और इनफॉर्मल जो इन्विटेशन है उसके हिसाब से कुछ बातें अलग देखनी पड़ती है। तो अभी हम फॉर्मल इन्विटेशन पे चर्चा कर रहे हैं। तो फॉर्मल इन्विटेशन की कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है ये जो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग बनाने से पहले। तो वो बातें आप देखिए फॉर्मल कंटेंट। तो इसके अंदर जो हमेशा जब हम इनका एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग का जब जवाब देते हैं तो हमें कुछ उस एक बॉक्स बनाया जाता है। उस बॉक्स के अंदर किन किन कंटेंट के तहत हमें बातों का ध्यान रखना है वो हम देखेंगे। पहला है कि जब आप उसको लिखें तो उसमें आई और वी का प्रयोग नहीं होता। आई और वी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। दूसरा है सैल्यूटेशन का प्रयोग नहीं करते। फॉर्मल जो इन्विटेशन है जो फॉर्मल लेवल पे आते हैं, जो औपचारिक लेवल पे है, तो फॉर्मल इन्विटेशन में हमेशा आप देखिए जब उसका जवाब देते समय उसमें सैल्यूटेशन का प्रयोग नहीं होता। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, जैसे डियर मदर, डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, इनका प्रयोग फॉर्मल में नहीं होता। फिर है तीसरा, नीचे नाम नहीं लिखा जाता। जब आप इसका जवाब देते हैं चाहे वो स्वीकार में हो या अस्वीकार में, यानी एक्सेप्टिंग में हो या डिक्लाइनिंग में हो, इसमें कभी भी नीचे नाम नहीं लिखा जाता क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी उसमें जो आपने इसका जो फॉर्मेट है जो आपने इसको जो बनाया है उसमें आपका नाम ऑलरेडी ऊपर पहले स्टार्टिंग में आ जाता है, तो नीचे नाम नहीं लिखा जाता। फिर डेट, टाइम, इवेंट और प्लेस। इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि जिन्होंने आपको आमंत्रण दिया है तो उन्होंने जिस डेट को उन्होंने आपको आमंत्रित किया है उस डेट को आप हाईलाइट करें उसी बॉक्स में, और विद टाइम और अगर इवेंट अगर जगह का नाम है तो वो भी आप हाईलाइट करें। वो उसमें आपको उस बॉक्स में जब आप उसको स्वीकार करने के संबंध में या अस्वीकार संबंध में जब बढ़ाएंगे आप लिखोगे तो उसमें आपको डेट, टाइम और इवेंट भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि किस डेट को फंक्शन है और आप उसको उस डेट को आप जाएंगे आपको बड़ा अच्छा लगा। और या फिर अस्वीकार करने में डिक्लाइनिंग में आपको बिल्कुल वही उस डेट का फंक्शन है, ये उस जगह पे है और मैं इस कारण से उस फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा। तो मतलब टाइम, डेट और इवेंट, प्लेस ये आपको उसमें बॉक्स में बिल्कुल लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो हमने एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग का जो टॉपिक है इन्विटेशन का, इसमें हमने देखा। जो मैं कंप्लीट जो फॉर्मल इनफॉर्मल में ध्यान रखने वाली बातें वो ऊपर है और जो पर्टिकुलर जो फॉर्मल जो इन्विटेशन है जो एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग का उसकी कुछ बातें और किन किन टॉपिक पे वो आता है वो टॉपिक आपने देख ली। उसके बाद उसके अंदर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जब आप उसको फॉर्मेट के हिसाब से बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब हम आगे देखेंगे कि एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग, यानी कि सबसे पहले जो आपके सामने जो ये फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल आप देखिए मैंने बॉक्स बनाया है, पूरा कंप्लीट एक बॉक्स बनाया है और बॉक्स के अंदर मैंने किस तरह स्टेप टू स्टेप सब चीज़ों को सब बातों को मैंने लिखा है। आप बिल्कुल इस बॉक्स फॉर्मेट को देखते हुए बहुत ईजीली आप एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले देखिए कि हमेशा ऐसे इन्विटेशन में ज़्यादातर क्या है कि फॉर्मल जो इन्विटेशन है उसमें उस स्टार्टिंग में एड्रेस या डेट नहीं लिखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप
एड्रेस और डेट भी आप लिख सकते हैं, बस ये है कि वो थोड़ा बिल्कुल सही तरीके से उसको लिखा जाए। सबसे पहले आप देखें कि फॉर्मल इन्विटेशन में अगर आपको किसी को आपने वो इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है या आप उसको स्वीकार कर रहे हो या अस्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले जो चीज़ ध्यान देनी, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लो बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया कि किसी ने आपको बर्थडे पार्टी पे या मैरिज में या किसी ऐसे अच्छे कार्य के लिए आपको इनवाइट किया है, ठीक है, और मान लो आप उस कार्यक्रम को इनवाइट कर रहे हो या डिक्लाइनिंग कर रहे हो। तो पहले अपन इनवाइट का देखते हैं, फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग का देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अब आपने वो इन्विटेशन आपको मिल चुका है, अब वापस आप उसको रिप्लाई दे रहे हो। अब रिप्लाई दे रहे हैं तो उसमें क्या करना है कि उसको रिप्लाई देने के दौरान आपको किस तरह उसको रिप्लाई देना है, उसका फॉर्मेट भी आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है और बॉक्स में सबसे पहले कि आपको रिप्लाई कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं। आपको इन्विटेशन मिला है तो आप वापस रिप्लाई दे रहे हैं, तो आप अपना खुद का एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे खुद का, ठीक है। उसके बाद आप जिस दिन वो लेटर लिख रहे हैं, सॉरी जिस दिन आप वो रिप्लाई दे रहे हैं, कौन सी डेट को रिप्लाई दे रहे हैं। मान लो आपको जो कल जो बीता हुआ कल है उस दिन आपको वो इन्विटेशन मिला और आज आप वापस उसको रिप्लाई दे रहे, तो आज की डेट आप यहाँ लगाओगे, यहाँ पे आज की डेट लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको लिखा गया सेंडर्स नेम, जो इन्विटेशन का रिप्लाई जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं, तो आप अपना नाम यहाँ लिखें, बिल्कुल आप यहाँ लिखें यहाँ पे। उसके बाद ये तो हो गया, ये आप देखिए यहाँ पे आप मन से नहीं लगाए, आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आया है उसमें जो नाम आया है, जो आपका नाम आया है ना, वो आपको नाम याद लिखना है। उसके बाद आपको जो परमानेंट वर्ड्स है, जो मेरे फॉर्मेट के हिसाब से जो परमानेंट वर्ड है वो आप लिखेंगे। आप लिखेंगे थैंक, थैंक लिखने पर थैंक परमानेंट वर्ड है, आप उसके तुरंत बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक किया है और मैंने क्या लिखा है, हु इज इन्वाइटिंग, हु इज इन्वाइटिंग, जिसने आपको इन्वाइट किया है, जिसने आपको इन्विटेशन भेजा है उसका नाम याद है। ये बिल्कुल आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जिसने आपको इनवाइट किया है, जिसने आपको इन्विटेशन दिया है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो परमानेंट लाइन है वो ये है, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द, यहाँ तक आपकी लाइन परमानेंट है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फॉर देयर लिखा है, देयर हमेशा थर्ड पर्सन में है, तो जैसे मैंने आपको शुरू में इसकी बेसिक बातें बताई कि हमेशा ये थर्ड पर्सन में होना चाहिए, तो ये फॉर से लेके फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, यहाँ तक आपकी लाइन परमानेंट है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक किया है और इन्विटेड में है, आप देख सकते हैं क्या है, मतलब पोस्टर में है प्रोग्राम नेम, वो प्रोग्राम का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको ऑन लिखा, डेट के पहले हमेशा ऑन लिखा जाता है, ये ऑन परमानेंट वर्ड है। उसके बाद आप डेट लगाइए कौन सी, कि वो बर्थडे हो या मैरिज हो या कुछ भी हो, वो कौन सी डेट को है ना। अब आप लेटर उससे आपको 4 दिन पहले आप लिख रहे हैं, मतलब सॉरी जो आप रिप्लाई दे रहे हो वो 4 दिन पहले दे रहे हैं कि भाई आप आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो जिस डेट को वो कार्यक्रम है, जिस डेट को प्रोग्राम है, वो डेट आपको लिखनी है जो इन्विटेशन में आपको बताई गई, वो डेट आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद एट, टाइम के ऊपर टाइम से पहले हमेशा एट लगाया जाता है, तो ये परमानेंट वर्ड है। उसके बाद वो जो कार्यक्रम है वो कौन सी डेट को है और किस टाइम पे वो शुरू होगा, वो टाइम आप ध्यान रख दीजिए, बराबर। अब आप देखिए उसके बाद अगले आगे जो काम करना हो गया, ये यहाँ तक तो एकदम प्रॉपर काम है, ठीक है। उसके बाद अब आप अगर इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे, या मैंने 2 लाइन्स लिखी है, पहली और दूसरी, 2 लाइन्स मैंने लिखी, इन दोनों में से कोई भी एक लाइन आप लिख सकते हैं अगर आप इन्विटेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पहली लाइन है, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी ये जो दे वर्ड आया ये थर्ड पर्सन में आया है, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये दे जो आया ये आपके लिए कि भाई आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया और आप बिल्कुल आएंगे और आप बड़ी खुश हैं कि आपने ये इन्विटेशन स्वीकार किया। तो आपने ये आप देख सकते हैं, दे हैव ग्रेट
प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। अगर ये ना लिखें तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, दे फेल्ट डिलाइटेड विद द इनविटेशन, दे फेल्ट डिलाइटेड विद द इनविटेशन। ये भी लाइन आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक लाइन आप लिख सकते हैं। और इस तरह आपने बिल्कुल यहां से लेके और यहां तक इसको बढ़िया सा इनविटेशन वापस रिप्लाई में, एक्सेप्टिंग रिप्लाई में, फॉर्मल में आपने जवाब दे दिया। अब आ जाता है कि अगर आपको इसको अस्वीकार करना है कि नहीं मैं किसी कारण से इस प्रोग्राम में नहीं जा सकता, तो मैं ध्यान रखिए कि यहां तो आपको लिखना ही है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, यानी ये बिल्कुल कॉमन है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो या डिक्लाइन करते हो, दोनों में ये कॉमन है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो इनमें से कोई एक लाइन लिख लीजिए, और अगर आप मना करते हो तो आप बिल्कुल यहां से ये जो लाइन है जो मैंने लिखा है फॉर डिक्लाइन, जो परमानेंट लाइन, ये देखिए यहां से बीइंग से लेके सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, ये लाइन आप याद रखिए। अगर आपको स्वीकार है तो इनमें से कोई एक लाइन लिख दो, दो में से एक। अगर आपको अस्वीकार है, डिक्लाइनिंग में है, तो ये लाइन आप, ये फॉर्मेट जो ये लाइन है वो आप याद रखिए। बिल्कुल यहां खत्म होने के बाद ये याद रखिए, बराबर। इस तरह एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों का जो स्टार्ट है वो कॉमन है, लेकिन अगर आपको आगे जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपको एक्सेप्टिंग है, स्वीकार है, तो आप इनमें से कोई एक लाइन लिखिए। और अगर आपको अस्वीकार, आप नहीं पहुंच सकते उस कार्यक्रम, तो आप ये वाली लाइन इसके बिल्कुल खत्म होने के बाद आप लिख दीजिए। तो इस तरह देखिए ये पूरा एक फॉर्मेट है जो बिल्कुल इस प्रॉपर फॉर्मेट को देखते हुए आप खुद से एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग फॉर्मल रिप्लाई आप खुद बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अभी ये आपने फॉर्मेट को समझा अच्छे से, अब हम इसका रिप्लाई देखेंगे, एक बड़ा के देखते हैं खुद से। सपोज दें कि एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको, कि मिस्टर अमित ने, जिसने, है ना, तो आप देख सकते हैं कि आपको मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता ने आपको अपने बर्थडे पे आपको मान लो बुलाया है, सपोज दैट, है ना, वो इज इनवाइटिंग नेम, ठीक है ना, तो उन्होंने आपको बुलाया है आप अपने बच्चे के बर्थडे पे। अब आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल हम आपके बर्थडे, बच्चे के बर्थडे पे जरूर आएंगे। तो आप क्या करेंगे, अब उसको हम बिल्कुल इस फॉर्मेट के तहत उसको बनाएंगे कि बिल्कुल आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप आएंगे और आप वापस आप रिप्लाई दें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसा कि फॉर्मेट में है, रिसीवर्स एड्रेस, हु गॉट इन्विटेशन, इन्विटेशन किसने प्राप्त किया, मैंने किया। मान लो वो जो जिसको इन्विटेशन आया है वो अपना एड्रेस लिखिएगा। मैंने लिख दिया सिटी सेंटर, जोधपुर रोड, बाड़मेर, राजस्थान। क्या लिखा हुआ है, रिसीवर एड्रेस, हु गॉट इन्विटेशन, रिसीवर एड्रेस, जिसको इन्विटेशन मिला है उसका एड्रेस है। बिल्कुल ऐसे बॉक्स आपको बनाना है और प्रॉपर तरीके से यहाँ एड्रेस सेट करना है, थोड़ा गैप होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन आप छोड़ दीजिए और डेट। अब उसका जो बर्थडे है, जिस उस बच्चे का जिसने आपको इन्विटेशन भेजा है, उसका बर्थडे 14 दिसंबर को है, 14 दिसंबर को है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 15 दिसंबर को लिख रहे हैं, जो बर्थडे चला गया उसके बाद लिख रहे हैं, या आप 10 अप्रैल लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं। आपको जब उसका, जिस दिन उसका बर्थडे है उससे 4-5 दिन पहले आप उनको रिप्लाई देंगे कि भाई मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, जो भी है, एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग। तो आप देखिए, आप यहाँ पे डेट लगा दी 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 2020, बिल्कुल। अब आप देखिए जैसा कि फॉर्मेट में बताया गया है, सबसे पहले क्या है, सेंडर्स नेम, है ना, सेंडर्स नेम। तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे नाम लिख दिया मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, यानी कि जो आपको इनवाइट कर रहा है, आपको जिसने आपको इनविटेशन भेजा है उसका नाम आ जाएगा। तो बिल्कुल आप जैसे मैंने यहाँ लिखा है हु इज इनवाइटिंग नेम, हु इज इनवाइटिंग नेम, यानी जो आपको इनवाइट कर रहा है उसका नाम। उसके बाद आपको जो परमानेंट वर्ड है वो ये है थैंक, ये आपका परमानेंट वर्ड, जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए कि अब उसने, उन्होंने इन्विटेशन किसको दिया है, उन्होंने इन्विटेशन किसको भेजा है, जिसको भेजा है ना, वो अपना नाम, उसका नाम याद है, मिस्टर अमित, कोई भी नाम आ सकता है अगर वो, लेकिन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन में नाम दिया गया वही आपको लिखना है। वो नाम लिखने के बाद आगे का जो परमानेंट है वो आप देख सकते हैं, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द, यहाँ पे रुक जाइए आप बिल्कुल यहाँ पे रुक जाइए, अटेंड, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया
पर्पस से किया, किस कार्यक्रम के लिए किया, बर्थडे के लिए, उसके बच्चे का बर्थडे, तो आप उस बर्थडे का नाम लिख दिए बर्थडे पार्टी आपने नाम लिख दिया। फिर उसके बाद परमानेंट लाइन ऑफ देयर, ठीक है, सन का नाम है तो आप लिख सकते हैं ऑफ देयर सन अमान। फिर आगे जो मैंने वर्ड बताया ऑन परमानेंट है। आगे अब आपको ये लिखना है कि किस डेट को उसका बर्थडे है, तो डेट है 14 दिसंबर 14 दिसंबर, तो आपने एक्सेप्ट किया है तो आपने उसका जवाब दिया 10 दिसंबर, है ना, यानी 8-9 दिसंबर को आपको मिल गया इन्विटेशन, 10 दिसंबर को आपने वापस लिख दिया कि मैं बिल्कुल इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप और बर्थडे की डेट कौन सी है, 14 दिसंबर 14 दिसंबर 2020। उसके बाद एट, आगे टाइम आ गया, आप टाइम भी बता रहे हैं, तो मैंने जैसा कि आपको बताया आप देख सकते हैं ऑन, उसके बाद डेट आ गई, एट टाइम आ गया, तो बिल्कुल यहाँ पे यही है 14 दिसंबर 2020 और एट टाइम आ गया 8:30 PM। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसा कि यहाँ तक हमारा जो काम है वो कॉमन है, चाहे एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों में यहाँ तक हमारा काम कॉमन है। अब आगे आपने इस प्रोग्राम को स्वीकार किया है कि बिल्कुल आप उसमें वो प्रोग्राम अटेंड करेंगे, तो आप कौन सी लाइन लिखेंगे, मैंने यहाँ पे आपके सामने जो लाइन्स लिखी है आप देख सकते हैं, ये 2 लाइन्स है 1 एंड 2, दोनों में से कोई एक लाइन एक्सेप्टिंग के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जैसे लिख दिया दे फेल्ट डिलाइटेड विद द इन्विटेशन, दे फेल्ट डिलाइटेड विद द इन्विटेशन। अगर ये तो हो गया एक्सेप्टिंग का, अगर मान लो आप इस प्रोग्राम को अस्वीकार कर रहे हो, आप डिक्लाइन कर रहे हो, नहीं आप नहीं जा पाओगे, तो आपको नहीं जा पाओगे वो एक रीजन बताना है और रीजन के साथ आप उसको मना करेंगे, है ना, तो सिंसियरली आप मना करेंगे कैसे, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ तक आपका परमानेंट है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो ये एक्सेप्ट है, अगर आप मना करते हो तो मना करने वाली लाइन यहाँ से शुरू करोगे, तो क्या है being unable to attend it due to some unavoidable reason, sincere thanks for the invitation। मतलब ऐसा कार्य है जिसको मैं टाल नहीं सकता, मुझे ऐसा कार्य आ चुका है जिसको मैं टाल नहीं सकता, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आपने जो मुझे इनवाइट किया, जो आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। इस तरह आपने ये डिक्लाइनिंग भी लिख दिया। तो अगर आपको एक्सेप्ट है तो आप ये एक्सेप्ट वाली लाइन, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, ये एक्सेप्ट वाली लाइन आप यहाँ लिखिए, और अगर आपको अस्वीकार है तो आप देख सकते हैं, आप ये वाली लाइन, ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन यहाँ लिख दें, ठीक है। मतलब ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को बिल्कुल आप एकदम कंसीडर करके इसको देखते हुए, इसको बिल्कुल एक स्टेप को फॉलो करते हुए आप इसको अपनी नोटबुक में इसको मिलाइए और इसको इस फॉर्मेट को देखते हुए कम से कम 3 से 4 आप इस तरह के एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग इन्विटेशन को मिलाइए, तो बिल्कुल आप ऐसा एक अच्छा सा फॉर्मेट की मदद से आप ऐसा एक इन्विटेशन रिप्लाई तैयार कर पाओगे। बिल्कुल इसको ध्यान से देखें, सारी इसमें सब चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, ठीक है ना, रिसीवर्स एड्रेस, हु गॉट इन्विटेशंस, डेट, सेंडर्स नेम, ठीक है ना। बिल्कुल आप इसको फॉर्मेट को देखते हुए इसको अच्छे से बढ़ा देंगे, क्योंकि ये कंप्लीट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स में, जो RBSC के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये आता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो हर 2-3 साल में एक बार इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। बिल्कुल आप इसको ध्यान से इसको अपने खुद से यूटिलाइज करें। स्टे एंड सेफ एट होम।